हेलो दोस्तों, द गोल पे आपका स्वागत है। मैं बबलू कुमार आप लोगों के बीच। दोस्तों, हम लोग आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एस के झा का जो बुक है उसका प्रकाश चैप्टर। दोस्तों, इस चैप्टर से अक्सर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, इस चैप्टर से क्वेश्चन रहता ही है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, क्योंकि जब भी हम इस तरह का वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था। दोस्तों, प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत है वो आपका मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स प्लांक। दोस्तों, मैक्स प्लांक के द्वारा ही प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया गया था। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न है, बादलों का रंग सफेद किसके कारण दिखता है। दोस्तों, आपका रंग से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आए इस चैप्टर में, प्रकाश चैप्टर में, तो उसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का परिकिरणन। यानी कोई भी रंग पूछे कि बादलों का रंग कैसा होता है या फिर आसमान कैसा दिखता है, इस तरह का जब भी रंग से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश का परिकिरणन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश का परिकिरणन। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है। दोस्तों यहाँ लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग नहीं होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी। दोस्तों लेंस बनाने के लिए मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। दोस्तों आपका पानी का उपयोग होता है, प्लास्टिक का भी होता है और कांच का भी उपयोग होता है, सिर्फ मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। चलिए आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है, लेंस में नाभिकीय बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र या ऑप्टिक सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी फोकल लेंथ या नाभिकीय लंबाई कहते हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाले परिकिरणन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को कहते हैं। तो दोस्तों ये जो है प्रकाश की जो पुंज है, द्रव तैरते कणों के टकराव के कारण जो परिकिरणन उत्पन्न होता है उस चमक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं दोस्तों, टिंडल प्रभाव। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 6 नंबर प्रश्न है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलते हुए प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के कारण निकलेगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है आपका मुख्य अक्ष के समांतर। क्या होगा दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका 7 नंबर प्रश्न है, वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है, खाली जगह कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चमकदार वस्तुएं। क्या होगा दोस्तों, चमकदार वस्तुएं। दोस्तों यहाँ बोला गया है वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है उसे क्या कहते हैं, चमकदार वस्तुएं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका 8 नंबर प्रश्न है, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि। तो दोस्तों हमें घास का रंग जो है हरा दिखाई देता है क्यों। तो दोस्तों यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है, इसलिए घास का रंग हरा दिखाई देता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका 9 नंबर प्रश्न है, दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है आपका, किस वर्ष में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। बोल रहा है दोस्तों जो रोमर ने प्रकाश की गति को मापा था वो कितना ईस्वी में मापा था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1676 ईस्वी में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका 10 नंबर प्रश्न है,
के पीछे क्या सिद्धांत है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये। चलिए ऑप्शन नंबर ये पढ़ते हैं आपका, पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता है। इसके फलस्वरूप सितारे की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती है। इसलिए क्या होता है दोस्तों, सितारे चमकते हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आपका 11 नंबर प्रश्न है, सूर्य की रोशनी में हरे रंग दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू हो जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये। दोस्तों ऑप्शन नंबर ये में है, कपड़ा लाल रंग का तरंग आयाम को पूर्णतया अवशोषित कर लेता है। इसलिए क्या होता है दोस्तों, लाल रंग का कपड़ा जो है, सॉरी दोस्तों, लाल रंग की रोशनी में देखे जाने पर काले रंग दिखाई पड़ता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आपका 12 नंबर प्रश्न है, आवर्धक शीशा होता है। तो दोस्तों आवर्धक शीशा जो होता है वो क्या होता है? तो दोस्तों ये जो होता है उत्तल लेंस होता है। आवर्धक शीशा क्या होता है दोस्तों? उत्तल लेंस। चलिए आते हैं आपका 13 नंबर प्रश्न की ओर, सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रिज्म। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दें। चलिए आते हैं, आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, एक साधारण आवर्धक ग्लास में कौन, सॉरी दोस्तों, एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। क्या होगा दोस्तों? छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आपका 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है? तो दोस्तों जो चम्मच है वो टेढ़ा दिखता है, किसका उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर बी, अपवर्तन का। अपवर्तन के कारण ही क्या दोस्तों एक चम्मच टेढ़ा दिखाई देता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर, निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है? तो दोस्तों हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों, हीरे का निम्न अपवर्तनांक सूचांक के कारण। तो दोस्तों हीरे का निम्न अपवर्तक सूचांक के कारण ही क्या होता है दोस्तों, इसका योगदान नहीं है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और दोस्तों आपका 17 नंबर प्रश्न है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचांक कितना है? तो दोस्तों वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचांक कितना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1.008। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आपका 18 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है? दोस्तों यहाँ गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रिफ्रैक्टिव। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आपका 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आपका 19 नंबर प्रश्न है, निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहा जाता है दोस्तों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आपका 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 20 नंबर प्रश्न है, किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचांक हमेशा होता है। दोस्तों किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचांक हमेशा क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक से अधिक। क्या होता है दोस्तों? एक से अधिक। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आपका 21 नंबर प्रश्न है, रात के समय तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो दोस्तों रात के समय तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आपका 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है
तो यह झुकती है। तो दोस्तों जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अभिलंब से दूर और तीव्र गति में। दोस्तों अभिलंब से दूर हटती है और में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 23 नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति का क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, बढ़ती है। क्या होगा दोस्तों? बढ़ती है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 24 नंबर प्रश्न है, किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है? तो दोस्तों किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, अपवर्तन। क्या कहा जाता है दोस्तों? अपवर्तन। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 25 नंबर प्रश्न है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने समय तक की देरी हो सकती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 मिनट। कितना होगा दोस्तों? 2 मिनट। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह तेज तथा खाली जगह हो जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मल से दूर झुकता है। क्या होता है दोस्तों? नॉर्मल से दूर झुकता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 27 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्तक सूचांक के सही आरोही क्रम को दर्शाता है, बाएं से दाएं की ओर से? ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए आते हैं, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए ऑप्शन नंबर डी में आपका बर्फ है, केरोसिन है, बेंजीन है, सेंधा नमक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो दोस्तों इसमें किन माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी हवा। हवा का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। चलिए आते हैं, आपका 29 नंबर प्रश्न है, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जिस बिंदु पे सभी किरणें मिलती है उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोकस। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण प्रतिबिंब सतह पर स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पूछा गया है दर्पण की प्रतिबिंब सतह पर स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पोल। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 31 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक दर्पण के वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध है। तो दोस्तों फोकस और त्रिज्या के बीच संबंध है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी R बराबर 2F। क्या होगा दोस्तों? R बराबर 2F। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 32 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है आपका अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 33 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किसके कारण आकाश में तारा टिमटिमाता दिखता है? दोस्तों किसके कारण आकाश में तारा जो है टिमटिमाता हुआ दिखाई पड़ता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में है आपका वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। क्या होगा दोस्तों? वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 34 नंबर प्रश्न है, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों यहाँ पूछा गया प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या दोस्तों? प्रकाशिक तंतु। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 35 नंबर प्रश्न है, परावर्तित किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो हम स्क्रीन पर देखते हैं होता है। क्या होता है दोस्तों? चलिए आते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वास्तविक होता है।
चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 36 नंबर प्रश्न है। दोस्तों यहाँ बुक में थोड़ा सा इसका प्रिंट अच्छा से नहीं हुआ है। चलिए आते हैं, आपका 36 नंबर प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई होती है। तो दोस्तों उत्तल लेंस की फोकस लंबाई होती है, धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है कि शून्य होती है। चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, यानी धनात्मक होती है। क्या होती है दोस्तों? धनात्मक। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 37 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। तो दोस्तों वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? दोस्तों ऑप्शन में है आपका 2f1 पर, अनंत पर, 2f से दूर और f1 पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 2f1 पर। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 38 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई होती है। दोस्तों अवतल लेंस की जो नाभिकीय लंबाई होती है वो क्या होती है? धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है कि शून्य होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी ऋणात्मक होती है। क्या होती है दोस्तों? ऋणात्मक। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 39 नंबर प्रश्न है, जब वस्तु को खाली जगह पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, यानी फोकस बिंदु पर। अगर वस्तु को फोकस बिंदु पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के खाली जगह पर हो, यानी किस जगह पर हो, तो प्रतिबिंब अभिवर्धित, आभासी और सीधा होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, यानी ऑप्शन नंबर ये में है आपका F1 और O के मध्य, यानी जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के F1 और O के मध्य पर हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धित, आभासी और सीधा होता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 41 नंबर प्रश्न है, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। तो दोस्तों आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन कितना किस होना चाहिए, यानी अनंत में होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए कि धनात्मक होना चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धनात्मक होना चाहिए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 42 नंबर प्रश्न है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करती हुई एक मात्र घटना कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवीकरण। तो दोस्तों प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करने के लिए एकमात्र घटना क्या है? ध्रुवीकरण। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 43 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी सुधारात्मक लेंस, दोस्तों यहाँ दिया गया है यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2.0 डायोप्टर है तो यह क्या है? तो दोस्तों जब 2.0 दशमलव, दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है 2.0 डायोप्टर, तो यह क्या है? तो दोस्तों ये है आपका उत्तल लेंस। क्या है दोस्तों? उत्तल लेंस। चलिए आते हैं आपका अगला प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है, अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिना किसी विचलन के। क्या होगा दोस्तों? बिना किसी विचलन के। दोस्तों इस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होने के कारण हम लोग अगला क्वेश्चन अगला वीडियो पे करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।